प्रेमपुर गांव एक काफी छोटा गांव था। वहां पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में थे, इसीलिए वहां पर गर्मी काफी ज्यादा लगती थी। दिन के समय शंकर खेत से घर आता है। अरे रज्जो, भूख लग रही है, खाना दे दो। पसीने से हम 2 बार नहा लिए और आप कह रहे हैं कि खाना दे दूं। कहाँ से खाना बनाए इतनी गर्मी में? आप खुद बना लीजिए और थोड़ा हमें भी दे देना। हाँ। अरे रज्जो, ये क्या कह रही हो तुम? मैं अभी तो खेत में हल चला कर आया हूँ और अब तुम कह रही हो कि घर पर भी खाना बनाऊं। अरे थोड़ा तो मेरा भी ख्याल करो। अच्छा जी, तो आप नहीं सोच रहे हमारे बारे में? हम इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाएंगे? अच्छा चलो ना, आपकी और ना हमारी। एक काम करते हैं, हम दोनों ही ढाबे पर चलते हैं। वहां पर एसी भी तो है ना। वो एसी के सामने ठंडा ठंडा हवा चलेगी और बैठकर खाना खाएंगे दोनों। हाँ। अच्छा, तो अब समझ आया कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। हे भगवान, गर्मी और मेरी पत्नी दोनों का ही इतना कहर बरस रहा है। चलो ढाबे पर ही जाकर खाना खाते हैं। रज्जू और शंकर दोनों ही बाहर की तपती गर्मी से होकर ढाबे में आ जाते हैं। आय हाय! ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में ही आ गए हम। हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। भले ही छोटा गांव है, यहाँ कोई दूसरी सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे गांव में ये एसी वाले ढाबे की रसोई सबसे बढ़िया है। अब बस इस ढाबे की वजह से हमने आपसे शादी की थी, बता रहे हैं। वरना तो आप में कुछ अच्छा है ही नहीं कि कोई भी सुंदर लड़की आपसे शादी करे। हाँ नहीं तो। अरे बस भी करो, न जगह देखती हो न समय, बस कहीं भी कुछ भी बकवास करने लगती हो। अरे भैया, दाल रोटी और सब्जी लगा दो, दो दो प्लेट। पूरे गांव में बस एक ही एसी रसोई थी और पूरे गांव वाले वही जाते थे। इस वजह से गांव के बाकी ढाबे वालों की बिल्कुल भी कमाई नहीं होती थी। देख रहे हो ना बिरजू, अरे गर्मी में लोगों को ठंडी जगह मिल जाए तो उन्हें क्या चाहिए। और बस हाँ, इसीलिए हमारा धंधा नहीं चल रहा, भले हमारे ढाबे पर कितना भी अच्छा खाना मिले। अरे संतोष भाई, क्या जलना किसी से। हाँ, हमारा काम नहीं चलता है लालन काका की वजह से, लेकिन उनका ढाबा हमारे गांव में हमारे बचपन से है। उन्होंने कितनी मेहनत की है, तब कहीं जाकर अब उनका एसी रसोई हुई है। अरे बूढ़े हो गए हैं, अब तो उन्हें घर पर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें तो अब भी खजाना बनाना है। आपका नाम संतोष है और आप में संतोष तो जरा भी नहीं है। सच में आप बहुत जलन रखते हो दूसरों से। अरे मैं बस अपने बारे में सोचता हूँ, मेरा ढाबा उस एसी रसोई की वजह से नहीं चल रहा है बस, तो मुझे जलन होगी ना। पता नहीं बाकी तुम ढाबे वालों को क्यों परेशानी नहीं होती। गांव के बाकी ढाबे वाले को एसी की रसोई की वजह से नुकसान होता है, लेकिन कोई भी इतना नहीं जलता जितनी जलन संतोष को होती है। कुछ दिनों बाद संतोष गांव की बाहरी सड़क के पास जाकर एक आदमी से मिलता है। एसी लाए हो ना? हाँ लाया तो हूँ, लेकिन ये खराब एसी है। इसका इस्तेमाल करने से हानिकारक हवा ही आती है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है। अरे ये तो मुझे पहले भी बता चुके थे। ये लो पैसे। ये तो कम है, खराब एसी है लेकिन ये बहुत कम पैसे हैं। अरे हानिकारक चीजों के इतने पैसे भी बहुत होते हैं, ये बहुत है, रखो इसे। संतोष वो खराब एसी अपने ढाबे में लगा देता है और खाना भी कम दाम में बेचने लगता है। गांव में एक ही एसी वाला ढाबा होगा तो वो अकेले ही राजा बनेगा ही ना। लेकिन अब मैं भी देखता हूँ मेरे एसी ढाबे के आगे कोई दूसरा ढाबा कैसे टिक पाएगा। कम दाम की वजह से अब लोग संतोष के ढाबे में जाने लगते हैं। अरे संतोष भाई, अच्छा हुआ तुमने भी अपने ढाबे में एसी लगवा लिया। तुम तो कम पैसों में भी खाने की प्लेट देते हो, अब से तो मैं तुम्हारे ही ढाबे पर आऊंगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि तुम भी आओ और अपने पूरे परिवार, अड़ोस पड़ोस सबको भी साथ लेकर आओ। हाँ, मैं सबको लेकर आऊंगा। वैसे संतोष भाई, एक बात बताओ, इतनी गर्मी में तुमने अपने चेहरे पर ये मास्क क्यों लगा रखा है? अरे वो क्या है ना, मुझे सर्दी जुकाम है। अब मेरा ढाबा है, मेरा काम है लोगों का पेट भरना, लेकिन मेरी वजह से किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो ये मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से सावधानी करना ये बहुत जरूरी है। अरे वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन बस मेरे लिए इस एसी की हवा हानिकारक है। मुझे तो कुछ नहीं हो क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा है, लेकिन यहाँ के आए लोगों का पता नहीं। पर मुझे क्या, कल तक मेरा ढाबा बिल्कुल बंजर था, यहाँ कोई नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो यहाँ इतने लोग हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसी तरह अब धीरे धीरे संतोष के ढाबे पर भीड़ होती रहती है। अरे रज्जो दीदी, आप सुबह से ही हमारे ढाबे में हो। अब तो ढाबा बंद करने का समय हो गया है, अब आप अपने घर जाओ।
हाँ हाँ, सुना तो था कि लोगों में घमंड आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाता है। अरे हम तुम्हारे एसी ढाबे में बैठ के आ गए, तुम तो हिसाब लगाने लग गए। सुबह से बैठे हैं तो मुफ्त में तो नहीं ही बैठे हैं ना। अरे पैसे तो बराबर लिए हो तुम, वो नहीं जोड़ रहे। लेकिन ढाबे का बंद करने का भी तो एक समय होता है ना। देखो कितनी रात हो गई है। अरे भाई मैं भी तो काम करके थक गया हूं ना, मुझे भी सोने जाना है। तो ये अच्छा है ना, हम अपने पति को यहीं बुला लेते हैं। आप एक कोने में एसी में आराम से सो जाना और हम अपने पति के साथ सो जाएंगे। देखिए इतनी गर्मी में आप बेकार ही घर जाएंगे ना। तभी वहां शंकर आता है। अच्छा हुआ आप खुद ही यहाँ आ गए। देखिए इनकी एसी रसोई में हम आराम से सो जाएंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी। हे भगवान, मैं इस औरत का क्या करूं। तुम्हें घर क्या काटता है जो यहाँ हर वक्त आ जाती हो। चलो घर। अ- अरे लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने जो कहा है वो करो और चलो मेरे साथ घर। तुम्हें पता है वैसे भी आजकल गांव में पता नहीं सबको कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। संतोष की एसी की वजह से गांव के लोगों को सांस की परेशानी, त्वचा की दिक्कत होने लग रही थी। ये सब संतोष को पता था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद वहां एक औरत आती है। अरे संतोष भैया, जरा एक प्लेट दाल मखनी और रोटी दे दो खाने के लिए। अरे जी अभी अभी देता हूँ। संतोष जल्दी से खाना पैक करने लगा। तभी रेखा को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। बहन जी, बहन जी, अरे बहन जी क्या हुआ आपको। संतोष काफी घबरा जाता है और जल्दी से रेखा के परिवार वालों को लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया मेरी पत्नी को। पहले तो ठीक थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई पहले तो ठीक थी का क्या मतलब है। अरे जब ये ढाबे पर आई थी तभी इनकी तबीयत खराब थी। पता नहीं कैसे पति हो तुम, अपनी पत्नी की इतनी खराब हालत में भी उसे ढाबे पे खाना लेने भेज दिया। देखिए इनके शरीर में हानिकारक गैस चली गई है और कुछ ही समय में ऐसे काफ़ी मरीज आए हैं मेरे पास जो अभी तो ये ठीक हैं, लेकिन इन्हें चूल्हे से दूर रखिए और हाँ अगर हो पाए तो गांव से बाहर ही भेज दीजिए। गांव में काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, पर अब भी कुछ लोग संतोष के एसी ढाबे में जाना नहीं छोड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में हिमांशु नाम का एक शहरी युवक आता है। आप यहाँ हमारे गांव के तो लगते नहीं हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल मैं शहर से आया हूँ अपने किसी निजी काम के लिए। आपका हमारे गांव में क्या निजी काम होगा। देखिए मैं दबाव तो नहीं डाल रहा, लेकिन अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो बता देना। हाँ, मैंने सुना है इस गांव में अचानक से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। हाँ ये तो बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ना बीमारी का पता चला ना ही किस वजह से हो रही है परेशानी ये पता चला। कुछ दिनों बाद हिमांशु संतोष के ढाबे से गुजर रहा होता है। तभी उसके मुंह पर एक भपका आता है। ये भपका, ये तो एसी की फैक्ट्री से फॉल्टी एसी में से आता है जिससे काफी प्रॉब्लम भी हुई थी और इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। इसका मतलब। हिमांशु को सब समझ आ जाता है। वो तुरंत उसके बारे में ठोस सबूत इकट्ठा करता है और कुछ दिनों बाद संतोष के ढाबे के बाहर पुलिस आ जाती है और गांव वाले भी जमा हो जाते हैं। अरे पुलिस मेरे ढाबे के बाहर क्यों है। तुम गांव वालों को एसी रसोई दिखाकर बहुत आसानी से बेवकूफ बना रहे हो, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लेकिन बुराई का अंत जरूर होता है, समझे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रहे पेपर, शहर में फॉल्टी एसी के इस्तेमाल पर रोक है क्योंकि वो हानिकारक है। ये बात संतोष को पता थी। सबके सामने एसी रसोई का सच आ जाता है। संतोष को जेल हो जाती है और फिर वक्त के साथ गांव वालों की तबीयत भी सुधरने लगती है। गरीब का जादुई हरा मटर। मोहनलाल अपने दोनों बेटे पिंकू और टीटू के साथ रहता है। दोनों बेटे बड़े ही बदमाश होते हैं। मोहनलाल के दो खेत होते हैं जिनमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाकर उन्हें बेचा करता था। वो सारा दिन जी जान से मेहनत किया करता है और अपने बेटों को अकेले ही संभालता है क्योंकि उसने अपनी बीवी को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। टीटू, पिंकू, ये क्या है? तुम दोनों इस बार भी परीक्षा में 2 विषय में फेल हो गए हो। ऐसा ही रहेगा तो कैसे आगे बढ़ोगे तुम अपने जीवन में? लेकिन पापा, हम दोनों ने तो अच्छे से पढ़ाई की थी, क्यों टीटू? हाँ पापा, आप जब खेती करते हो और सब्जी बेचने जाते हो तभी हम दोनों बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। सब जानता हूं मैं, कितनी मेहनत करते हो, कितनी लगन से तुम दोनों पढ़ाई करते हो। अरे मेरे जाने के बाद बस गली में खेलने भागते हो तुम दोनों। काश तुम्हारी माँ होती,
वो तुम दोनों पर ध्यान तो रखती। सच ही कहते हैं, पिता चाहे कितना भी जतन क्यों ना कर ले, लेकिन माँ की डांट और माँ की छाया, उसे तो कोई नहीं बदल सकता। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, पिता भी नहीं। माफ कीजिएगा पापा, लेकिन हम अगली परीक्षा में बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे और अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे। क्यों पिंकू? हाँ टीटू, जरूर। अभी हमें कुछ पैसे दे दो ना पापा, वो हमें आज मेले में जाना है अपने दोस्तों के साथ। गांव में मेला लगा है ना पापा। नहीं पिंकू और टीटू, मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगा। बहुत हो गया लाड़ प्यार। तुम दोनों मेरे लाड़ प्यार का अब गलत फायदा उठाने लगे हो। ये सब नहीं चलेगा। अब सीधे पढ़ने बैठो। किसी मेले में जाने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। लेकिन पापा ऐसा मत करो ना पापा। हमारे दोस्त हमारी राह देख रहे होंगे पापा, हमें जाने दो ना पापा। हाँ पापा, हम आज मेले में जाएंगे और कल से बहुत कम खेलने जाएंगे और ज्यादा समय हम पढ़ाई ही किया करेंगे। पर आज हमें मेले में जाने दो ना प्लीज पापा। टीटू और पिंकू के मासूम चेहरों को देखकर मोहनलाल उन्हें पैसे दे देता है। ये लो, लेकिन याद रहे, कल से ज्यादा देर तक पढ़ना है और कम समय के लिए ही खेलना है। हाँ पापा, याद रहेगा। धन्यवाद पापा, हम शाम में वापस लौट आएंगे। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम दोनों, एक दूसरे के साथ ही रहना और गांव के बाहर मत जाना। मोहनलाल का सब्जी का व्यापार गांव में बहुत अच्छे से चल रहा होता है और खासकर उसके खेत का हरा मटर काफी ज्यादा बिकता है और लोगों को वो बहुत ही पसंद आता है। तुम्हारे खेत के मटर का पनीर खाकर तो मजा ही आ गया भाई मोहनलाल। आज इसीलिए मैं और मटर लेने आया हूँ। मुझे तो ढेर सारे हरे मटर दे दो आज। हाँ मोहनलाल, मेरे ढाबे पर आज से पहले मटर से बनी हुई कोई भी सब्जी इतनी ज्यादा नहीं बिकती थी। हाँ, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे खेत के उगे हुए हरे मटर से सब्जियां बनाना शुरू किया है, तब से ग्राहक बस मटर से बनी हुई सब्जियां ही खाते रहते हैं। फिर चाहे वो आलू मटर हो, मटर पनीर हो, मटर भिंडी हो या फिर मटर मैगी। तुम्हारे मटर ने तो मेरे ढाबे को और भी प्रसिद्ध और सफल बना दिया है। धन्यवाद भाई साहब, ये जानकर बहुत ही खुशी हुई मुझे कि मेरे खेत के हरे मटर आप सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और जब टीटू और पिंकू दोनों बड़े हो जाते हैं, तभी मोहनलाल अपने दोनों खेत और अपना घर उन दोनों के नाम कर देता है, क्योंकि वो दोनों कुछ काम नहीं करते हैं और पढ़ाई में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया होता है। पिंकू, टीटू, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। मैं तुम दोनों से रोज कहता रहता हूँ कि जाओ हमारे सब्जी के व्यापार को संभालो, किसानी करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। अरे पापा, अभी आप हो ना, तो हमें किस बात की टेंशन है? आपके होते हुए तो हम दोनों ऐश और आराम से जी सकते हैं। हाँ टीटू, चल आज फिर पार्टी करने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ पिंकू मेरे भाई। टीटू और पिंकू दोनों बिगड़ चुके थे। वो दोनों बस शराब पीते रहते हैं और जुआ खेलते रहते हैं। एक दिन दोनों के मन में एक विचार आता है। टीटू, क्यों ना हम दोनों पापा के खेत और घर बेचकर शहर चले जाएं और वहां जाकर ऐश करें। हाँ यार पिंकू, ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था और मैं तो तुझे इसके बारे में बताने ही वाला था। हम दोनों यही करेंगे। दोनों अपने पापा को घर से बाहर निकाल देते हैं। टीटू, पिंकू, बेटा तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आप शायद ये भूल रहे हो पापा, ये हमारा घर है और वो दोनों बड़े बड़े खेत भी हमारे ही हैं। अब आप बूढ़े हो चुके हो पापा, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी काम के नहीं रहे। लेकिन हाँ, आपका ये घर और आपके दोनों खेत तो हमारे बहुत काम आएंगे। हाँ, अब हम दोनों इस सब को बेचकर हमेशा हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे और ऐश करेंगे।
नहीं पिंकू और टीटू, ऐसा मत करना। इस घर को और इन दोनों खेतों को बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है बेटा। ये मेरे खून पसीने की मेहनत है, इसे मत बेचना। ये बेशकीमती है बेटा, ये तुम्हारे ही काम आएगा आगे चलकर। इसे अपनी अय्याशी के लिए मत बेचो, बल्कि इसके जरिए मेहनत करके इसी से अपना नया व्यापार खोलो और पैसा कमाओ। घर बसाओ, शादी करो, गलत दिशा में मत जाओ बेटा। चुप करो यार पापा, और चलो निकलो, दफा हो जाओ यहां से। हाँ पापा, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे जो हर बात आपकी सुनते रहेंगे। हमें जो करना है वो हम दोनों करके ही रहेंगे। इतना कहकर वो दोनों बेचारे बूढ़े मोहनलाल को धक्का मार मार कर बाहर धकेल देते हैं और उसके मुंह पर उसका सारा सामान फेंक देते हैं। बेबस और लाचार मोहनलाल रोते रोते जंगल की ओर जाता है। ये कैसा दिन दिखा रहे हो मुझे आप भगवान जी। मेरे बेटे, मेरे पिंकू और टीटू, उन दोनों ने मेरे साथ ये सब किया। ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था भगवान। उन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं जीना है। अब सब कुछ खत्म हो गया है। इतना कहकर मोहनलाल पास ही के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन वो उस कुएं में कूदकर मरता नहीं है, बल्कि एक जादुई गांव में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक जादुई फरिश्ता मिलता है जो उसके दुख को पहले से ही जानता है। निराश मत हो मोहनलाल, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुख में हो, लेकिन जीवन खत्म करना ही दुखों का एकमात्र हल नहीं होता। क्या हुआ जो बेटों ने इतना बड़ा धोखा दे दिया तो? क्या हुआ अगर तुम इस उम्र में अकेले पड़ गए हो तो? तुम इस बात को भूलो मत कि तुमने जीवन भर सबका भला किया है और आज तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए तुम्हें भगवान जी ने यहाँ इस जादुई गांव में भेज दिया है। ये लो, ये जादुई हरे मटर का बीज है। जादुई हरे मटर का बीज? हाँ मोहनलाल, इस जादुई बीज को तुम जमीन में बोगे तो वहां पर अचानक से जादुई हरे मटर की खेती होगी और रोजाना अनगिनत हरे मटर उगेंगे। और तुम तो जानते ही हो हरे मटर का कितना बोलबाल है गांव में। तुम इस हरे मटर को दूर गांव और दूसरे शहरों में भी बेच सकते हो। जाओ मोहनलाल, अब अपने जीवन की नई शुरुआत करो। हमेशा से तुम बस अपने पेटों के लिए ही जीते आए हुए हो, अब अपने लिए जियो। हाँ फरिश्ता, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं खुद के लिए जीऊंगा और खुश रहूंगा। मोहनलाल फिर से गांव में जाता है और वहां वो जंगल के पास की एक वीरान जगह पर वो जादुई हरे मटर का बीज बो देता है, जिसके बाद पल भर में ही वहां पर जादुई हरे मटर की खेती हो जाती है और मोहनलाल इस उम्र में उस जादुई हरे मटर का व्यापार करके लखपति बन जाता है और चैन भरी जिंदगी जीने लगता है। वहीं टीटू और पिंकू सब कुछ बेचकर उन पैसों को अय्याशी करने में उड़ा देते हैं और खाली हाथ वापस गांव लौटकर अपने पिता के पास आते हैं। हमें माफ कर दो पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा, हमने आपका तिरस्कार किया और आपको बहुत ठेस पहुंचाई है। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दे दो पापा। नहीं, अब मैं तुम दोनों का पापा नहीं रहा। तुम दोनों मेरे लिए उस दिन ही मर चुके थे जब तुम दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाला था। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना यहाँ पर। मोहनलाल टीटू और पिंकू की मदद नहीं करता है और उन्हें माफ किए बिना ही अपने घर से बाहर निकल जाता है और खुद एक सुकून भरा जीवन जीने लगता है।